बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक़ नहीं। बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक़ नहीं, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक़ है उनके पास बहाना बनाने का वक्त भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 9। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। कथन बी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। सी में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस सवाल का जवाब आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है। ये बात गलत है, सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम लोग जिग जैग लाइन के नाम से जानते हैं ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, ये बात सही है कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ठीक है, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। बात करें हम बी ऑप्शन का, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। तो ये बात कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे बी कथन बिल्कुल सही है। सी कथन में क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। ये बात गलत हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कथन गलत है। डी में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो ये भी बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, लगभग 180 डिग्री, ठीक है, देशांतर रेखा का अनुसरण करती है, ना कि 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री तो हमारा ग्रीनविच हो गया। ठीक है, प्रधान या उत्तर रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री नहीं 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया। पूछा क्या था, कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, जो ब्लू कलर लाइन में है, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये तो इसको देख सकते हैं आप कि ये उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक मिला हुआ है, और ये सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, और ये 0 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, ये सीधी रेखा नहीं है। और साथ ही एक कथन और देखेंगे कि ये बिल्कुल देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो पूरा मतलब कह सकते हैं 180 डिग्री जो रेखा खींची गई है, ठीक उसी के क्या है, ये पैरेलल है, मतलब उसी के लगभग साथ साथ गई हुई है। ठीक है, तो समझ में आया इसका सही आंसर क्या होगा। और दूसरा चीज़ देख सकते हैं कि ये जो रेखा खींचा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ देखेंगे यहाँ पे ये जलीय भाग से खींचा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये जलीय भाग है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर स्थलीय मिला तो इसको क्या किया गया है, इसको हटा करके यहाँ से समुद्र से पार किया गया है। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, कभी वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो यानी 139 डिग्री 45 मिनट पूरब की ओर यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। ठीक है, शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो यानी कि 139 डिग्री 45 मिनट पूरब की ओर यात्रा करते हैं, तो हम कितना घंटा गंवाएंगे या अर्जित करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, या फिर मैप पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैप है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे मेरा भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम चल रहे हैं कहाँ पे, जापान की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ जापान है, टोक्यो की राजधानी, जो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ पे पहुँच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग किधर जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं ना।
इधर जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं। तो सोचिएगा कि हम यहाँ से अगर इस स्थान तक हम सीधे पहुँच जाएँ तो हम लोग क्या करेंगे, 4 घंटा इसमें क्या करेंगे, आप गंवाएंगे या अर्जित करेंगे। तो आप देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की देखा जाए तो यहाँ पे 4 घंटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे गंवा देंगे। ठीक है, क्यों गंवा देंगे, ज़रा सोचिए कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा के बाद यहाँ पे पहुँचते आप। ठीक है, जब ये रोटेट होती तो 4 घंटा के बाद यहाँ पहुँचते, लेकिन आप पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं तो इसका मतलब कि 4 घंटा आप पहले चले गए वहाँ पर, तो 4 घंटा तो आप तो लॉस कर गए ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 घंटा हम गंवाएंगे। अब 4 घंटा गंवाएंगे, 8 घंटा गंवाएंगे, 12 घंटा गंवाएंगे, ये बात की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। ठीक है, अब कितना वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि भारतीय मानक रेखा कितना है, 82 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री के आसपास में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 82 डिग्री यहाँ है और 139 डिग्री पर किया दिया हुआ है कि ये जापान है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है लगभग में, तो देखेंगे यहाँ पे घटाएंगे 82 डिग्री तो आ जाएगा इधर 7 और 8 5 13 57 डिग्री। ठीक है, कितना, 57 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री रोटेट करने में, घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो 57 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 20 और 2 22, 228 घंटा। राइट, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, सॉरी घंटा नहीं होगा, मिनट हो जाएगा ना, मिनट। इसको हम लोग अब चेंज करेंगे घंटा में, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। जब 60 से डिवाइड करें तो 6 × 18 3 घंटा। ठीक है, और लगभग कितना हो जाएगा, 6 × 18 20 उधर बचिए, इधर 28, यानी कि 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट। ठीक है, तो ये लगभग समय आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गंवाएंगे, अर्जित नहीं करेंगे। अब गंवाएंगे कितना, तो लगभग देखेंगे तो 4 घंटा हम लोग गंवाएंगे, 3 घंटा 48 मिनट, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है या फिर सिलिका है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम भी होता है और सिलिका भी इसमें देखने को मिलता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में देखेंगे कि प्राकृतिक जो वनस्पति है बहुत ही सीमित मात्रा में है। नेक्स्ट है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, लोयस कहा जाता है, हिमोर कहा जाता है या फिर छत्रक शैल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पवन के निक्षेपण को, यानी पवन के द्वारा जो निक्षेपण किया जाता है उसको कहते हैं लोयस। क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा, चाप झील या नदी मुहाना। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, नदी मुहाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। और सेकेंड ऑप्शन में दिया है रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। थर्ड में दिया है कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो बताना है ये किस तरह के वन हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन है या फिर शंकुधारी वन है या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो ज़रा बताइए कि अगर बात हो रहा है ये वन भूमध्य रेखा के आसपास होगा तो क्या लगता है यहाँ पे ये यहाँ पे शीतोष्ण देखने को मिलेगा क्या, कभी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, यहाँ पे ये शीतोष्ण वन तो कभी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया है साथ में कि यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है। तो जहाँ पे सालों भर वर्षा होती है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पर्णपाती वन, नहीं, पर्णपाती यहाँ तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सदाबहार वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शीतोष्ण तो वर्ड दिया हुआ है, तो शीतोष्ण तो लेकर चलेंगे नहीं, ये तो पहले कट कर चुके थे हम लोग, है ना। एक बच गया शंकुधारी वन। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भूमध्य रेखा का आसपास है जहाँ पे सालों भर वर्षा होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको शंकुधारी वन देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए रोजवुड, आबनूस और महोगनी जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले हैं, तो यहाँ पे सदाबहार वन के ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये उदाहरण है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सतत विकास का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में हम जो चीज़ विकास करना चाह रहे हैं तो विकास किया जाना चाहिए, लेकिन भविष्य को देखते हुए, आने वाली पीढ़ी को देखते हुए, यानी कि हम जो अभी यूज कर रहे हैं विकास तो करें, ऐसा विकास करें लेकिन आने वाली पीढ़ी को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, तो भविष्य को देखते हुए हमें विकास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, ये गलत है। संसाधनों के सीमित उपयोग, ये भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, हाँ ये सही हो सकता है। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना, ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जवाब दिया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे समाहित किया हुआ है, जैसे कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए, ठीक है, और भविष्य के लिए भी बचाना चाहिए, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा सतत विकास के बारे में। नेक्स्ट है चीन मलेशिया और इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। सीसा, टीन, निकेल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन के खनिज उत्पादन में अग्रणी देश हैं। ठीक है, ये टीन हो जाएगा यहाँ सही आंसर। नेक्स्ट है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे। ठीक है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे, तो आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, अलग होने के बाद देखेंगे इधर झारखंड बना, ठीक है, और एक बिहार बना, तो पहले से बिहार था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि बिहार को मिले थे 37 ज़िले, कितना 37 ज़िले। ठीक है, और झारखंड को कितना मिला था 18 ज़िले। ठीक है, उस समय की ये बात है। फिलहाल देखेंगे प्रेजेंट में कि झारखंड में भी 24 ज़िले हैं, जबकि बिहार में अभी 38 ज़िले हैं। एक 38वां जो ज़िला बना था वो बना था 2001 में। ठीक है, उस ज़िला का नाम क्या है, अरवल। क्या नाम है, अरवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरवल, ये 2001 में बना था। जहानाबाद से काट करके से अरवल एक ज़िला बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग कितने ज़िले रह गए थे, तो 37 ज़िले। 18 किसको मिले थे, झारखंड को। 38 अभी क्या है, प्रेजेंट में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका अरवल ज़िला किस ज़िला से विभाजित करके बनाया गया था। जहानाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर हो जाएगा जहानाबाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिहार में बलसुंदरी, टाल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। कृषि, फसल, मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, नाम से पता चल रहा है बलसुंदरी, टाल, करेल, बलथर, ये सब क्या है, मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पटना का स्थानीय समय क्या है, भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय समय से पीछे है, या फिर वही है जो भारतीय मानक समय है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय से ये यहाँ का जो टाइम है वो आगे है। ठीक है, भारतीय समय से आगे है। अब क्यों आगे है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भारतीय मानक समय कितना है। भारतीय मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट, राइट। अब बात करें हम पटना का। ठीक है, पटना का मानक रेखा कितना है, तो देखेंगे कि पटना कितना देशांतर पर है, तो देखेंगे कि ये 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, 15 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, जबकि भारत का जो मानक रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्लोब होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले भारत होगा, उसके मानक रेखा होगा, ठीक उसके आगे थोड़ा सा आगे देखेंगे कि 82 350 यानी कि 3 डिग्री के थोड़ा सा आगे पटना होगा। अगर जहाँ से मानक रेखा गुजरा होगा भारत में, उसी का ठीक 3 डिग्री का आगे क्या होगा, यहाँ पे पटना होगा। तो इसका मतलब है कि ग्रीनविच से पटना जो मानक रेखा है हमारा भारत का, वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 डिग्री अगर आगे है पटना, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा समय आगे होगा, यानी कह सकते हैं कि 5 या 15 मिनट, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, अच्छा सॉरी, 5 और 20 मिनट हो जाएगा ना, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो यहाँ पे 3 डिग्री की बात हो रहा है, 3 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 4 यानी कि 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट थोड़ा आगे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारतीय मानक समय से ये आगे है।
ठीक है, आया बात समझ में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद तीसरी फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, चना। सही आंसर हो जाएगा आपका मक्का। ठीक है, चावल पहले नंबर पर है, जबकि गेहूं दूसरे नंबर पर है और मक्का तीसरे नंबर पर है। ठीक है, शायद चौथा नंबर पर शायद चना है, आई थिंक कंफर्म नहीं है, बट मक्का यहाँ पे तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा सत्य है? पहला है बिहार कोयल नहीं होगा, कोयला हो जाएगा इधर। ठीक है, बिहार कोयला या और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा है। बी में दिया है कि बिहार के उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था। सी में दिया है कि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है कि बिहार कोयला और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा है, तो ये बात गलत है। ये जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तब ये सही था, लेकिन अब ये गलत हो चुका है, क्योंकि अब देखेंगे कि बिहार में कोयला अबरक का उत्पादन उतना नहीं होता जितना पहले होता था, तो ये मुख्य उत्पादक नहीं है अब। ठीक है, हाँ अबरक थोड़ा बहुत मिलता है, कहाँ पे? नवादा जिला में। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। जबकि बात करें बिहार के उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था, तो ये भी गलत है, 1936 में अलग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। सी में दिया है कि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार का हिस्सा इस तरीके से, और ये मान लेते हैं कि अब ये हमारा बिहार है और ये झारखंड है। उड़ीसा कहाँ पर है? तो उड़ीसा देखेंगे ये इधर एरिया में है। ठीक है, तो झारखंड की सीमा लगती है उड़ीसा से, ना कि बिहार की, तो अब ये सीमा नहीं लगता है, तो ये भी कथन गलत हो गया। ठीक है, वैसे बात करें कि बिहार से 3 ही ऐसे राज्य हैं जो लगते हैं। कौन कौन राज्य हैं? एक तो झारखंड लगता है, ठीक है, एक झारखंड लगता है, एक आपका वेस्ट बंगाल लगता है, और एक लगता है आपका यूपी। ठीक है, और एक देश का नाम है नेपाल, जिसकी सीमा बिहार से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, पाइराइट, लाइमस्टोन। यहाँ पे देखेंगे कि पाइराइट और लाइमस्टोन दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कोयला तो नहीं मिलता, लेकिन पाइराइट और लाइमस्टोन मिलता है। पाइराइट हम लोग जानते हैं कि बिहार में 95% पाइराइट मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार के गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदी नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदी नहीं है? घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक। तो यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर से मिलने वाली नदी घाघरा भी है, कोसी भी है और गंडक भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जब आप देखेंगे कि बिहार में जब गंगा देखेंगे जब पार होती है, तो लगभग बिहार को 2 भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अगर ये गंगा है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? घाघरा। ठीक है, उसके बाद फिर मिलती है गंडक। ठीक है, कौन सी नदी? गंडक। इसके बाद फिर बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसके बाद फिर आके देखते हैं मिलती है इससे बागमती। बागमती के फिर बाद देखेंगे इधर फिर आके मिलती है कोसी। बागमती के बाद कोसी, और इधर फिर लास्ट में देखेंगे कि लाके मिलती है इससे महानंदा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे घाघरा यहाँ पे है, इसके बाद फिर कोसी यहाँ पे है, और फिर बूढ़ी गंडक यहाँ पे है। तो ये तीनों नदियाँ देखेंगे कि यहाँ पे गंगा में मिलती है उत्तर से। ठीक है, बाकी दक्षिण से भी लगभग महत्वपूर्ण 6 नदियाँ, जैसे कि इधर से 1 2 3 4 5 6 हैं, उसी तरीके से दक्षिण से भी ला करके 6 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं। उनका नाम चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे पहला है कर्मनासा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर ला के मिलती हैं जो नाम है सोन। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका पुनपुन। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपका है फल्गु। ठीक है, और 5वें नंबर पर है क्यूल। ठीक है, और वैसे एक अजय है, अजय तो खैर यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ से निकलती कैमूर से निकलते हुए जाकर के झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड में प्रवेश करने के बाद फिर बंगाल में जाकर के गंगा मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? शिकोकू, होन्शु या फिर क्यूशू। ध्यान रखिएगा कि जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, उसमें से जो सबसे बड़ा है वो है होन्शु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? डेनमार्क, कनाडा या फिर फिनलैंड। तो ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, डेनमार्क का ये भाग है, इस पर अधिकार है ग्रीनलैंड का। तो ग्रीनलैंड देखेंगे किस देश का भाग है ये? तो ये डेनमार्क का भाग है।
और साथ में ये जानते होंगे कि ये पूरे पृथ्वी पर ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप है मतलब, ठीक है ना, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, अच्छा ये कमेंट करके मुझे बताइए कि ग्रीनलैंड आपको किस महासागर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यह वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं। ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये शैल क्रिस्टलीय होते हैं। ये भी गलत है। ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकते। अच्छा थोड़ा सा रुकिएगा, अवसादी शैल के बारे में बात हो रहा है ना। हाँ ठीक है, सही है, ये गलत हो जाएगा। और ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अवसादी सेल देखेंगे का जो निर्माण होता है अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें जो होते हैं इसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें शैल क्रिस्टल ये नहीं होते, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, बर्मुडा जो ट्रायंगल है ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है आपका बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। ठीक है, एक्चुअली में ना ये बर्मुडा ट्रायंगल का कोई शेप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नाम दिया गया है, ये बर्मुडा ट्रायंगल, इसलिए इस तरह का शेप बना हुआ है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम इस एरिया के अंदर जब पार करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ रहस्यमयी घटना घटना शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई नाव है, कोई एरोप्लेन है, कोई हवाई जहाज़ है, तो जब इसमें प्रवेश करता है तो इसके बाद प्रवेश करने के बाद उसे ना नेटवर्क टूट जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर जाने के बाद फिर वो वापस कोई लौट करके आता नहीं है। तो यहाँ से जिधर से कोई प्रवेश करता है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस तरह से घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है, तो बस याद रखना आपको, ये बर्मुडा ट्रायंगल कोई शेप वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई स्थान भी नहीं है। बस इस तरीके का शेप बन जाता है कि इसके अंदर कभी कोई जाता है तो अजीब तरह घटनाएं घटती हैं, रस्मी तरीके से भी लोग विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, लापता हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको सिर्फ कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये आपका अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। ठीक है, देख सकते हो ऊपर में अटलांटिक ओशियन है और नीचे आपका कैरिबियन सागर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागर में से किस में तट रेखा नहीं है। काला सागर, सरगैसो सागर, या फिर कैस्पियन सागर। तो ध्यान रखिएगा, पूरी पृथ्वी पर मात्र एक ऐसा सागर है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरगैसो सागर। सरगैसो सागर मात्र एक ऐसा पृथ्वी पर सागर है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है। तट रेखा मतलब कहीं भी उसका कोई स्थलीय भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कोई जल निकाय होगा, उसी के अंदर ये होगा। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको, मानचित्र पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका सरगैसो सागर। ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। ठीक है, आए समझ में, यही है सरगैसो सागर जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है, कहीं से भी इसका कोई स्थलीय भाग से नहीं लगता है। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अजरबैजान, रूस। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के देखेंगे कि ये अरल सागर के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं आपको मानचित्र पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कजाकिस्तान, ठीक है, और जबकि यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, ये वाला। और ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट, ये आपका है अरल सागर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप आसानी से कि यहाँ पे ये जो घिरा हुआ है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के ठीक बीच में है। ठीक है ना, अरल सागर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी के बगल में देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, कैस्पियन सागर है। इसी के बगल देखेंगे तो ब्लैक सागर है, और इसी के बगल में फिर देखेंगे कि ये भूमध्य सागर है। यानी क्रम से लगाना चाहें तो भूमध्य सागर, फिर ब्लैक सागर, या फिर ब्लैक सी, फिर है कैस्पियन सागर, और फिर है अरल सागर। ठीक है, याद कर लीजिए, भूमध्य सागर,
काला सागर, फिर है कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। याद हो गया? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपको नंबर लगाने के लिए। ठीक है, कि पूरब से पश्चिम लगाइए या फिर पश्चिम से पूरब लगाइए। ठीक है, तो जब पश्चिम से पूरब कहा जाए तब क्या लगाएंगे? पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे समझ में आ गया ना आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये देखेंगे, ये दो देश ऐसे हैं जो कि अरल सागर के किनारे अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी धारा, ब्राज़ील धारा या फिर बेंगोला धारा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेंगोला धारा जो है ये एक शीतल धारा है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सरगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है या फिर विशिष्ट समुद्री वनस्पति है? तो ध्यान रखिएगा, सरगैसो समुद्र में जो देखे थे ना कि अटलांटिक महासागर में अवस्थित था। ठीक है, और वही बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ बन रहा था ना, ठीक उसी के ऊपर में है। ध्यान रखिएगा, बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ बन रहा था ठीक उसी के ऊपर में सरगैसो सागर। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे इसकी विशेषता है कि ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका क्रम यहाँ पर होना चाहिए? किसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है? जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए बताना है आपको, क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती। बी ऑप्शन में है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। सी में है नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ऊपर में है विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल है, और देखेंगे किसी नीचे है सतपुड़ा, और इसी बीच से भ्रंश घाटी होते हुए बहती है नर्मदा नदी। तो हम कह सकते हैं कि विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, और उसी नीचे फिर देखेंगे कि ताप्ती नदी है। ठीक है, सी ऑप्शन या बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, उसी नीचे देखेंगे सतपुड़ा है, और उसी नीचे फिर देखेंगे ताप्ती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टानों में से संबंधित है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी परतदार चट्टानों के से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये सभी देखेंगे कि यहाँ पे परतदार चट्टानों से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है। तो ध्यान रखिएगा, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी आपका नर्मदा भी है, ठीक है, ताप्ती भी है और दामोदर भी है। ठीक है, तो ये देखेंगे तीनों नदी यहाँ पे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? असम की खासी पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ की ढाल। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ की ढाल। यहाँ पे देखेंगे कि चाय उत्पादन नहीं होता है, बाकी असम की पहाड़ियाँ हों चाहे पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियाँ हों। ठीक है, यहाँ पे चाय का उत्पादन अच्छे से होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन शामिल नहीं है? हाँ ठीक है, कौन शामिल नहीं? सी ऑप्शन शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या था? हाँ ठीक है, नेक्स्ट है, गारो, खासी एवं जयंती या पहाड़ियाँ उसी समय की है जिस समय की हिमालय है। शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक होना चाहिए, शिवालिक श्रृंखला। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला या फिर मालवा का पठार। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि गारो, खासी एवं जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये मालवा पठार के समय का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, उरी एवं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा, उरी एवं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेंसी परियोजना के स्वरूप पर आधारित है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर रिहंद जल विद्युत परियोजना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेंसी परियोजना के स्वरूप पर आधारित है। नेक्स्ट है, और ये दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है, और इस पर लगभग दामोदर नदी पर देखेंगे कि लगभग 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है?
दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो ठीक नहीं है। पहला है कि यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, ये बात गलत है। यहाँ पे जलवायु विषम नहीं पाई जाती, ठीक है। सी में दिया है कि यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, ये भी कथन सही है। और एक कथन और भी सही होता अगर ये ऑप्शन दिया होता कि यहाँ पे वार्षिक तापांतर कम होता है, तो ये भी सही हो जाता। दैनिक दिया है तो भी सही है। तो यहाँ पे जो ठीक नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, ये कथन ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सही आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 16.68%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल सबसे ठंडा है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल सबसे ठंडा है, श्रीनगर, द्रास या गुलमर्ग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, द्रास। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अच्छा ABCD होना चाहिए था, द्रास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये लद्दाख में अवस्थित है, कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली, ठीक है। अरावली पर्वत पर देखिए, मालूम थी, अरावली पहाड़ी पर देखेंगे कि ये पिपली घाट दर्रा अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अक्षय का यानी कि अपक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है, 12, 24, 20। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर, 16, 17, 18 इसी के रेंज में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 16, 17, 18 इसी के रेंज में देखने को मिलता है विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई, ठीक है। और ध्रुवों पर जब जाएंगे आप तो 0 से 8 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, नीलगिरी, अरावली, हिमालय या फिर ब्लॉक पर्वत। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, नीलगिरी है आपका, नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। साथ में अरावली भी आपका, नीलगिरी जो भी नीलगिरी भी आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और अरावली भी आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। जबकि हिमालय बात करें हम, हिमालय आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि ब्लॉक पर्वत आपका ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत, ये तो ब्लॉक पर्वत आपका सेट ही गलत हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक फॉरेस्ट होना चाहिए था, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये उल्टा सेट हो गया है, तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए और बी सही है यहाँ पे, तो ए शब्द हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ई के साथ जा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बताना है आपको कि पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पिपली घाट। तो अभी हमने बताया कि पिपली घाट कहाँ पर है, ये अरावली पर्वत पर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट देखेंगे कि ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।